ओके, बिफोर ब्रेक आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का तारुफ देख चुके हैं और अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, जो कि मच लाइक रियल नंबर, जैसे रियल नंबर फील्ड बनाता है उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक फील्ड बनाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज भी सेम है, जैसे रियल नंबर के अंदर इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। ठीक है, आप मेरा रियल नंबर का लेक्चर सुने और उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब हमने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें देखनी, वन बाय वन में आपको। सबसे पहले ऑर्डर इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप रिकॉल करें रियल नंबर्स को, तो रियल नंबर्स में आपने ये कहा था कि अगर कोई से दो रियल नंबर लिए जाएं, या तो वो इक्वल होते हैं, ए इक्वल टू बी, या ए लेस होता है बी से, या ए ग्रेटर होता है बी से। इसे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी हर दो रियल नंबर्स का आपस में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जबकि इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर आप कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 लेते हैं, हो सकता है वो इक्वल हो। एक केस ये है कि z1 इक्वल टू z2 सेम हो सकते हैं। कब होंगे? जब रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। यानी ए बी इक्वल टू सी डी कब होगा? अगर ए और सी सेम हो, बी और डी आपस में सेम हो। अच्छा, लेकिन z1 लेस देन z2, ये कब होगा? z1 लेस देन z2 मे बी कि अगर इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो अगर जीरो हो, और z2 का इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो, और a अगर लेस हो b से, तो शायद आप कहें कि z1 लेस है z2 से। और अगर इसका रियल पार्ट जीरो हो, इसका भी रियल पार्ट जीरो हो, यहाँ एक नंबर a हो और यहाँ नंबर b पड़ा हो, और a लेस हो b से, तब भी आप शायद कह दें कि ये z1 लेस है z2 से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सी डी है, कि ए बी से मेरी मुराद ए प्लस योटा बी, सी डी से मेरी मुराद सी प्लस योटा डी। अब इन्हें कैसे कंपेयर करेंगे, ए बी सी डी? ये भी तो हो सकता है कि इसका जो रियल पार्ट ए है वो बड़ा हो सी से, लेकिन जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो छोटा हो डी से। मसलन अगर एक नंबर है 5 7, ठीक है, और दूसरा नंबर है 1 9, अब इनमें से बड़ा कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा? अगर रियल पार्ट को देखा जाए तो फर्स्ट जो नंबर z1 है, इसका रियल पार्ट बड़ा है z2 से। लेकिन अगर इमेजिनरी पार्ट को देखा जाए तो z2 का इमेजिनरी पार्ट है। अब ना ये लेस कह सकते हैं ना ये ग्रेटर कह सकते हैं, इसका मतलब है कि इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये खूबी नहीं है इस रियल नंबर वाली, जिसे आपने ट्राइकोटोमी ला कहा था। तो इसका मतलब है कि हर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं, जरूरी नहीं कि उन्हें कंपेयर किया जा सके। ठीक है, इक्वालिटी तो आप डिफाइन कर लेंगे उनकी, जब रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। लेकिन लेस या ग्रेटर का कॉन्सेप्ट इन जनरल डिफाइन नहीं किया जा सकता सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। यही वजह है कि हम कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये ऑर्डर्ड सेट नहीं है, इसके अंदर टोटल ऑर्डर नहीं पाया जाता। अलबत्ता पार्शियल ऑर्डरिंग है। कुछ ऐसे ऑर्डर हम डिफाइन कर लेते हैं जिससे कुछ कुछ एलिमेंट आपस में कंपेयर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि आप एक ऑर्डर ये डिफाइन कर लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, z1 इज लेस देन इक्वल टू z2 इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ z, जैसे आपने a कहा था, लेस इक्वल है रियल पार्ट ऑफ z2 के, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 लेस इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के। साल के तौर पे 3 5 लेस इक्वल टू 4 6, क्योंकि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से लेस है, इसका इमेजिनरी पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट से लेस है। इसका मतलब है कि इन दो के दरमियान आप एक ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इससे डिसाइड तो हो गया कि ये लेस इक्वल है, लेकिन इसमें जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, बहुत से एलिमेंट ऐसे आएंगे जिनके बारे में आप कोई रिलेशन नहीं बता सकते। 1 तो लेस है 9 से, लेकिन 9 लेस नहीं है 1 से।
इसका मतलब है कि ना ये लेस इक्वल है ना ये ग्रेटर इक्वल है, तो इन दो के दरमियान आप कोई कंपैरिजन नहीं बता सकते। तो ऐसे आर्डर को जो कुछ एलिमेंट्स के दरमियान तो हो लेकिन सारों में ना हो, उसे आप कहते हैं पार्शली ऑर्डर्ड सेट। पार्शली ऑर्डर्ड सेट। तो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर में पार्शियल ऑर्डरिंग तो बनाई जा सकती है, लेकिन लेकिन उसके अंदर टोटल ऑर्डरिंग नहीं बनाई जा सकती। और अगर फर्ज करें टोटल ऑर्डरिंग बनाई जा सकती हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेट का जो सिस्टम है ये धड़ाम से गिर के एक लाइन पे आ जाए और टोटली ऑर्डर हो जाए, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में और रियल नंबर में कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है। तो एक तो ये एक बड़ा बुनियादी फर्क हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में और रियल नंबर सिस्टम में। ठीक है। यानी जब आप रियल नंबर सिस्टम में थे तो आप बड़े आसानी में थे, आपको पता था कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, ठीक है, किसको छेड़ना है किसको नहीं छेड़ना है। ठीक है। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गए तो आपने देखा कि अब आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप सारों को पकड़ के तो एक लाइन में लगा दें। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स। आपने देखा था कि अगर आपके पास रियल नंबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो आप कहते थे कि ये इररेड्यूसिबल है, इसके फैक्टर नहीं बनते। अ, ये वास्ता आपका पार्शियल फ्रैक्शन में भी पड़ता है। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हैं तो आप इसको कहते हैं इरेड्यूसिबल है। और इंटीग्रेशन जब आप करते हैं वहां भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इंटीग्रेशन आसान हो जाती है, लेकिन आप कहते हैं ये इरेड्यूसिबल है। और आगे चल के हायर लेवल पे बहुत सारी जगहों पे आप जब पार्शियल फ्रैक्शन करना चाह रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि ये इरेड्यूसिबल फैक्टर है। रियल नंबर्स की दुनिया में रहते हुए तो ये इरेड्यूसिबल है, इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये फायदा है कि आपका हर फैक्टर जो है इस किस्म का वो फैक्टराइजेबल हो जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे फैक्टराइजेबल हो जाता है? अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस वन लिख सकते हैं प्लस को, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और माइनस को आप योटा का स्क्वायर लिखते हैं तो फिर ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, विच इज इक्वल टू ए माइनस योटा बी, ए प्लस आयोटा बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फायदा और आप देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फायदा ये हो गया कि अब जो सम ऑफ स्क्वायर्स है वो भी रिड्यूसिबल है, इसे भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। और इससे जो फायदा, सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, मिसाल के तौर पे आप एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो पे आके स्टक हो गए थे। अब इसकी डिग्री टू है तो इसके दो रूट होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो पे आके आप स्टक हो जाएंगे, आपको कोई रियल रूट नहीं मिलेगा यहाँ से। ठीक है। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाते हैं और आपने अभी इसकी ये भी देख लिया कि फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन के फैक्टर बनते हैं एक्स माइनस योटा, एक्स प्लस योटा। ठीक है। सेकंड मेथड से भी आप कर सकते हैं, यू गेट टू आंसर्स। जितनी इसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही आपको कॉम्प्लेक्स रूट मिल जाते हैं, रिपीटेड वो हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दूर हो गया कि आपकी अगर nth डिग्री पॉलिनोमियल है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपको n रूट जरूर मिले, चाहे वो रिपीटेड क्यों ना हो। लेकिन इन केस ऑफ रियल रूट्स समटाइम्स आपके पास रूट नहीं आता और समटाइम्स उसकी डिग्री से कम हो जाती है। ठीक है। तो ये एक फायदा है कि सोल्यूशन ऑफ पॉली एंड सोल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर पॉलिनोमियल आर अप टू n सोल्यूशन आपको मिल जाते हैं। ठीक है। यूनिकनेस उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, सम टाइम एक ही रूट रिपीट हो रहा होता है, तो आप उसे रिपीटेड रूट्स को भी काउंट करके मैं कह रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ रूट्स आपके पास n पूरा हो जाता है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, इससे आगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वो बातें हैं, ये वो खूबियां हैं जो रियल नंबर में जब तक थे कभी सोची भी ना थी आपने। ठीक है। यानी ये वो डेफिनेशन है जो रियल नंबर्स के अंदर बैठ के कभी नहीं सोच सकते थे। क्यों? अभी चल के हम बताएंगे कि हर रियल नंबर सेल्फ कॉन्जुगेट था, यानी कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मीनिंगलेस था। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट? सपोज a plus iota b is a complex number. Its conjugate is denoted by z bar, a plus iota b bar. What's it? It is defined as a minus iota b. करना क्या है? जस्ट आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर में अयोटा का साइन चेंज कर लें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि समटाइम्स
जब पेयर की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं हमारे पास, nth रूट्स xn इक्वल्स टू 1, तो जब ये पेयर की फॉर्म में, जब ये कॉम्प्लेक्स आते हैं तो हमेशा कॉन्जुगेट की फॉर्म में आते हैं, यानी अकेला कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है इसके रूप, बल्कि एक कॉन्जुगेट आता है। ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी प्रॉपर्टीज आसान आसान प्रॉपर्टीज हैं। दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो z के बराबर आ जाएगा, z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट लेंगे तो वो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट आ जाएगा, यानी प्लस में सेपरेट हो जाएगा, माइनस में सेपरेट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट हो जाएगा, डिवीजन में सेपरेट हो जाएगा। z, जब z कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। a प्लस योटा b, a माइनस योटा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर which is z mod square, just like magnitude। अच्छा, एंड और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, अगर आप z और z कॉन्जुगेट को प्लस करते हैं, ठीक है, तो यू विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। it will be 2 time real part of complex, it which mean a is 1 over 2 z plus z conjugate। इसी तरह मैं आपसे कहूंगा आप माइनस करके देखें। ठीक है, तो ये बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको बताने के बजाय आपको असाइन कर रहा हूँ कि आप इन्हें खेलें इनके साथ। ठीक है, माई इंटरेस्ट इज कि जब आप आते हैं रियल नंबर्स पे, तो एवरी रियल नंबर इज ऑफ द फॉर्म a प्लस जीरो आयोटा। रियल नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आयोटा जो है उसका कोफिशिएंट जीरो है, जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। नाउ इफ वी टेक कॉन्जुगेट, ये a है, अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो a माइनस जीरो आयोटा। अब जीरो ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, जीरो प्लस को या माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर हमारा a ही रहना है। इसका मतलब है कि किसी भी रियल नंबर का अगर कॉन्जुगेट हम ले भी लें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, हर रियल नंबर का कॉन्जुगेट इट सेल्फ है। ठीक है, दैट्स वाई हम इस खूबसूरत चीज से महरूम थे जब हम रियल नंबर्स में थे। जब कॉम्प्लेक्स नंबर में आए तो एक इजाफी खूबी उसमें ये आ गई कि हम कॉन्जुगेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिफाइन करने लगे। ठीक है, इसकी डिटेल प्रॉपर्टीज आगे चल के हम एक लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करवा दूंगा। ठीक है, आप जस्ट उसे रीड कर लें, अपने पास नोट कर लें। ओके, नेक्स्ट वन है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बिल्कुल ऐसे जैसे रियल नंबर में हमने देखा कि हर रियल नंबर के साथ हमने एक एब्सोल्यूट वैल्यू एसोसिएट कर दी, जिसका काम क्या था, जिसका मेन काम था उसे लेंथ को देना। लेंथ कैसे, देखो कोई भी रियल नंबर है, ये जीरो है, कोई भी रियल नंबर है, यहाँ पड़ा है 3, यहाँ पड़ा है -4, हम देखना चाहते हैं उसकी लेंथ क्या है, जीरो से उसका डिस्टेंस कितना है, तो हम उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। ये लेंथ 4 है, इधर से ये लेंथ 3 है। सो लेंथ ऑफ ए रियल नंबर इज एक्चुअली द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रियल नंबर। ये हमेशा आपके पास नॉन नेगेटिव होती है। ठीक है, यानी लेंथ देती है। बिल्कुल ऐसे ही इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये पड़ा है क्योंकि इसके अंदर दो रियल नंबर इन्वॉल्व हैं, एक ये एक्स एक्सिस पे, एक इधर वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ये दो रियल नंबर इन्वॉल्व है। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस है, उससे मुराद ये ओरिजिन या जीरो जीरो से जो लेंथ है, ये उससे मुराद है। ठीक है, और ये जाहिर किया जा सकता है यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। जैसे अगर हम जेड मॉड कहते हैं तो जेड मॉड इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, sorry, plus perpendicular square root. So this is the modulus of a complex number. We can easily see some of its properties. Modulus of complex number is non-negative. Modulus of complex number is zero if and only if the number itself is zero. Zero के अलावा किसी का modulus zero नहीं होता. Z1 plus Z2 mod. Obviously, this is greater equal to Z1 minus Z2 mod. But this is less equal to Z1 plus Z2 mod. ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ट्राइंगल की साइड Z1 मॉड हो, दूसरी साइड Z2 मॉड हो, उसका सम Z1 प्लस Z2 हो, तो ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है उसकी जो लेंथ होती है वो बाकी दो की लेंथ से लेस इक्वल होती है। इक्वल कब होती है, जब वो एक लाइन पे हो, Z1 मॉड Z2 मॉड, तो फिर Z1 प्लस Z2 मॉड इज सेम एज Z1 प्लस Z2, अदरवाइज उससे लेस होती है।
ठीक, ये प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, so z1 minus z2 mod is less equal to z1 plus z2 mod, and this is less equal to z1 mod plus z2 mod, ठीक है, and here this is greater equal to z1 mod minus z2 mod whole mod, ठीक है, this is an important property. Further, you can easily check कि भाई minus z mod is same as z mod is same as z conjugate mod is same as minus z conjugate mod, आप चेक कर सकते हैं, इन सारों का मॉड्यूलर सेम आंसर देगा। फर्दर, z conjugate is same as z mod square और this is same as z conjugate mod square, ठीक है। इसके अलावा इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट किया जा सकता है, डिवीजन में सेपरेट किया जा सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। बहरहाल दिस इज आल्सो ए कॉन्सेप्ट व्हिच वी विल यूज इन नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस के बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में ले चलता हूँ, ठीक है। और जैसे ही हम पोलर फॉर्म कहते हैं तो आपके माइंड में आर थीटा आ जाता है, ठीक है। अब आर थीटा क्या चीज है? देखिए, ये अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो हम इसको एक्स वाई कहेंगे, यानी एक्स एक्सिस पे एक्स है, इधर से ये वाई है। Suppose it makes an angle theta, and this is this length z mod this is, suppose this is r। अच्छा, अब इसको अगर आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करें कि ये r है, ये थीटा है, तो ये x कंपोनेंट क्या बन जाएगा, r cos थीटा, y कंपोनेंट क्या बन जाएगा, r sin थीटा। इसका मतलब ये है कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, this is equal to r cos theta plus iota r sin theta, this is equal to r cos theta plus iota sin theta, और इसे समटाइम्स हम सी आई एस सिस भी बोलते हैं, z is equal to r sis theta, this is called polar form of a complex number। इस पोलर फॉर्म में दो चीजें हैं, एक r है, r कैसे आपके निकाल सकते हैं, r आप निकाल सकते हैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से, x स्क्वायर y स्क्वायर स्क्वायर, नाउ इजीली सी दिस इज z मॉड। और दूसरा थीटा है, थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय डिवाइडिंग दीज टू, x इक्वल टू y इज इक्वल टू r sin थीटा, x इक्वल टू r cos थीटा, तो y बाय x इज इक्वल टू r sin थीटा, r cos थीटा, r कैंसिल, tan थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y by x। दिस इज called argument of a complex small a, argument of complex number, ठीक है, थीटा tan इनवर्स y over x, ठीक है। अच्छा, अब आप ये भी जानते हैं कि ये वैल्यूज जो होती हैं एंगल की या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो रिपीट होती हैं, यानी वैल्यू ऑफ tan थीटा और वैल्यू ऑफ sin थीटा और वैल्यू ऑफ cos थीटा इज सेम एज थीटा एंड थीटा प्लस 2n पाई, थीटा और थीटा प्लस 2n पाई पे वैल्यू सेम होती हैं। इसका मतलब है कि आर्गुमेंट कभी भी, आर्गुमेंट क्योंकि एंगल है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब हमें एंगल देती है तो वो यूनिक नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स पे सेम वैल्यू आती है, जो वैल्यू 45 पे है वही वैल्यू 45 प्लस 360 पे है, जो वैल्यू 0 पे है वही वैल्यू 360 पे है, वही वैल्यू 720 पे है। तो जब भी हमारे पास एंगल आता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो यूनिक नहीं होता, ठीक है। अब हमें, हम चाहते हैं कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक यूनिक एंगल मिले। उसका क्या तरीका है, उसका तरीका फिर ये है कि हम अपनी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, फर्ज करें 0 से 2 पाई तक, क्योंकि हर 2 पाई के इंटरवल में हमें यूनिक वैल्यू मिल जाती है, लेकिन जब उससे आगे जाते हैं वो वैल्यू रिपीट हो जाती है। तो लिहाजा हम एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। वो एग्रीमेंट ये बनाते हैं कि हम थीटा की वैल्यू हमेशा माइनस पाई से प्लस पाई तक ले जाएंगे, यानी माइनस पाई क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जहां हमारा माइनस पाई है वहीं हमारा पाई है, ये सेम जगह पे माइनस पाई से प्लस पाई तक हम लेंगे, तो फिर हमारा जो आर्गुमेंट होगा वो यूनिक होगा। आप कोई भी इंटरवल पे एग्रीमेंट हो सकता है, 0 से 2 पाई या जो भी, इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल चेक करें तो 2 पाई होगा, लेकिन बहरहाल ये हम स्टैंडर्ड ले लिया। और माइनस पाई क्यों नहीं शामिल करते, क्योंकि जहां पे आप देखें क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो ये पॉजिटिव पाई है, यानी 180 है,
एंटी और क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे ही नेगेटिव पाई है, ठीक है। तो दीज आर सेम, पाई माइनस पाई आर सेम, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही। हम माइनस पाई के बजाय हम यहाँ पे जब एंगल आएगा तो उसको हम पाई लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास यूनिकनेस आ जाएगी, और ये जो आर्गुमेंट होगा जो कि यूनिक होगा, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और कैपिटल ए के साथ लिखते हैं। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल ए आर्गुमेंट एंड कैपिटल ए आर्गुमेंट। स्मॉल ए आर्गुमेंट इज सिंपली थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, और ये यूनिक नहीं होता, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जैसे tan इनवर्स, अब tan इनवर्स वन ही अगर आप निकाल लें तो बहुत सारे एंगल पे tan की वैल्यू वन होती है, तो थीटा में वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी, वो 45 भी आ जाएगा, 45 प्लस 180 भी आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे एंगल होंगे जहाँ पे थीटा आपको, जहाँ पे tan आपको वन देगा आंसर, ठीक है। लेकिन अगर हम माइनस पाई टू प्लस पाई रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो फिर आपके पास जस्ट वो एक ही एंगल होगा, दैट इज पाई बाय 4, 45 डिग्री। तो उस यूनिक आर्गुमेंट को जो इस इंटरवल में लाई करेगा, आप कहते हैं कि वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल ए आर्गुमेंट एंड कैपिटल ए आर्गुमेंट। एक प्रॉब्लम तो यूनिकनेस का वो यूं दूर होता है। एक दूसरा प्रॉब्लम ये होता है इंटरवल्स का, कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये फर्स्ट ईयर के आगे चल के आप चैप्टर 14 में डिटेल से भी देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये होता है कि हमारे पास जब हम इसकी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को, तो हम उसके जो साइंस हैं एक्स वाई के पॉजिटिव, वो इग्नोर करके हम रेफरेंस एंगल निकालते हैं। यानी जो हम एंगल फाइंड करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, ठीक है, उसमें हम एक्स वाई को पॉजिटिव ले लेते हैं। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, अगर वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो वो जो एंगल होता है वो हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल दे रहा होता है। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से हमारी मेजरमेंट होती है, क्योंकि हम पॉजिटिव नेगेटिव तो इग्नोर कर गए हैं। तो वो जो हमारा एंगल आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट का, वो 0 से 90 के दरमियान है, वो यहाँ बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम रेफरेंस एंगल लेते हैं तो वो यहाँ बनता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल लेते हैं तो वो यहाँ बनता है, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, मिसाल के तौर पे tan इनवर्स y भी अगर आपके पास, अगर आप x ले लेते हैं 1, y ले लेते हैं -1, ये एक पॉइंट है, ये कहाँ पे होगा? x पॉजिटिव है, +1, y नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे होगा, क्योंकि अब यहाँ पे आप देखें आपके पास x 1 है, y -1 है, तो दिस इज 1 -1। अब आपका क्वाड्रेंट 4 है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप tan इनवर्स निकालते हैं तो आप पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं इसकी 1 1, तो ये क्या आंसर आता है? ये 45 देता है। अब ये 45 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट का जो 45 डिग्री है वो ये है कि इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ पे आपका रेफरेंस एंगल बन रहा है 45 डिग्री, जो कि एक्चुअल एंगल नहीं है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपने किसी भी क्वाड्रेंट में जब आप रेफरेंस एंगल तक पहुंच जाते हैं तो एक्चुअल एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है, यहीं से आपको मैं डायग्राम से दिखाता हूँ। अगर है आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 1, अगर आप क्वाड्रेंट 1 में है तो आपका जो रेफरेंस एंगल है थीटा, वही आपका एक्चुअल एंगल है, क्योंकि एक्चुअल एंगल से मुराद हमारा वो एंगल होगी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा। तो इस वक्त थीटा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही बन रहा है, तो लिहाजा हमारा जो एक्चुअल एंगल है वो ये सेम है, ठीक है। अच्छा, अगर आप हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो आप देखें आपका एक्चुअल एंगल तो ये बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं तो ये बनेगा, रेफरेंस एंगल आपका ये पड़ा हुआ है, तो एक्चुअल एंगल कितना है? ये टोटल एंगल है पाई। अगर रेफरेंस एंगल थीटा है तो एक्चुअल एंगल क्या है? पाई माइनस थीटा। तो अगर आप क्वाड्रेंट नंबर 2 में हैं तो फिर आपका जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा? थीटा नहीं होगा, असल में पाई माइनस थीटा। इसी तरह अगर आप क्वाड्रेंट नंबर चलते हैं 3 में तो फिर आप कैसे फाइंड करेंगे? अगर क्वाड्रेंट नंबर 3 में है और अगर आपका रेफरेंस एंगल थीटा ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये अगर आपका रेफरेंस एंगल है, तो आपका जो एक्चुअल एंगल है वो क्या होगा? एक्चुअल एंगल आपके पास होगा यहाँ पे पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। लेकिन क्योंकि आपने लिमिट तय कर ली है कि मैं -पाई से पाई में रहूंगा,
लिहाजा आप उस एंगल को यूं मेजर करने के बजाय कि पाई प्लस, क्योंकि पाई प्लस थीटा करेंगे तो इससे बाहर निकल जाएगा, आप उसको नेगेटिव साइड से मेजर करेंगे। ये पाई है, माइनस पाई, और ये थीटा है अब आपके पास, तो ये बाकी क्या रह जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, ये थीटा माइनस पाई। ठीक है, तो इस तरह से आप मेजर करेंगे, यानी आप साइन उसका चेंज कर देंगे। क्वाड्रेंट नंबर 4 में चलते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 4 में अगर आपके पास एंगल है, आपके पास रेफरेंस एंगल है थीटा यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखना चाहते हैं कि एक्चुअल एंगल कितना है, तो एक्चुअल एंगल तो आएगा, जो टोटल एंगल है 2 पाई, 2 पाई में से थीटा माइनस करेंगे, लेकिन जब आप वो काम करेंगे तो आप यहाँ से बाहर चले जाएंगे इस रेंज से। ठीक है, तो लिहाजा अब आप क्या करेंगे, आप उसे माइनस थीटा ले लेंगे। ठीक है, तो वो आपका एंगल जो है वो इसी रेंज के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये तरीका है कि जिससे आप इसको रेफरेंस एंगल से एक्चुअल एंगल में जाते हैं, लेकिन एक्चुअल एंगल में जाना भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नहीं, बल्कि इसको देखते हुए कि आपका एंगल माइनस पाई से प्लस पाई के दरमियान रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडुलस, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म यहाँ तक हो गया। और नेक्स्ट एक डिमॉवरिस थ्योरम है, जिसे हम यूज करते हैं जब हम कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा की पावर्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे वो असाइन कर देता हूँ कुछ, आप कैलकुलेशंस करके होप्स हो कि बहुत जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे। फर्ज करो कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 आर कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर R2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, Z1 Z2, आप आसानी से देखेंगे किसका आंसर आएगा R1 R2, और इनका आंसर आएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। यानी होगा क्या, R1 R2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एंगल्स क्या होंगे, ये ऐड हो जाएंगे, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसे इन जनरल आप लेके आए, इन जनरली क्या होगा, आप फर्स्ट करो कि जेड 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 एन टाइम मल्टीप्लाई होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसी के साथ, दिस इज इक्वल टू, अब ये जेड क्या है यहाँ पे आर, जैसे Z1 के मॉडुलस R1 था, Z2 का मॉडुलस R2 था, अब ये सेम नंबर है तो ये मॉडुलस सेम होगा, कितने टाइम होगा, एन टाइम लोग, एंड कॉस, अब एंगल्स नंबर सेम है, ये थीटा 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 सब का कितनी बार ऐड होगा, थीटा प्लस थीटा एन टाइम एन थीटा, प्लस योटा साइन सेम एन थीटा, दिस इज इक्वल टू आर पावर एन, जेड पावर एन इज इक्वल टू आर पावर एन, और दिस इज कॉस एन थीटा प्लस योटा साइन एन थीटा। ठीक है, जबकि अगर मैं z की वैल्यू रखता हूं तो वो क्या थी, वो थी r cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा। r की पावर n अलग कर दें, cos थीटा योटा साइन थीटा की पावर n अलग कर दें, दिस इज इक्वल टू आर एन कॉस एन थीटा प्लस योटा साइन एन थीटा। आर एन कैंसिल हो जाएगा, आर एन से क्या बचेगा आपके पास ये बचेगा cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा रेज टू पावर n, दिस इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस योटा साइन एन थीटा। So this is De Moivre's theorem. कि what is statement of this theorem? कि अगर cos थीटा प्लस योटा थीटा की पावर n हो, तो वो जो पावर होती है वो बन जाती है एंगल का मल्टीपल। cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस योटा साइन n थीटा। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लेवल पे आप पढ़ते हैं। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फौरी तौर पे आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पोर्शन है मैथमेटिकल मेथड BSc की बुक में चैप्टर 1 वो आप डिटेल से पढ़ें, फिर हम MSc की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी उसकी तरफ चले जाएंगे और उसकी हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।